हम लोग उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और इसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट 1 सॉल्व किया है, जो कि ये अपर पीसीएस का सीसेट का पेपर उठाया है मैंने। इसमें 24 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम यूकेपीएससी कंडक्ट करवाती है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और लेक्चरर का। तो इसमें रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं लगभग सेम पूछे जाते हैं। तो देखो 25वां क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 7 से विभाजित हम किस संख्या को कर रहे हैं, 3 शेष। तो पहले तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 7, 14, 7 3 21, 7 4 28 ये होती हैं, सो ऑन, ऐसी बहुत सारी। और फिर 3 शेष बच रहा है तो +3 कर दो। 7 3 क्या हो जाएगा 10, फिर से यहाँ +3 करो। 14 और 3 क्या हो जाएगा, अगली संख्या 17, और फिर +3 करिए अगली संख्या। ये हमने शेष जो बच रहा है वो वाला 3 प्लस कर रहे हैं, तो अगली संख्या हो जाएगी हमारी 24। फिर से यहाँ +3 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31। तो उसका मतलब आप देखो 10 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3 शेष आएगा। क्वेश्चन की ये जो डिमांड है ये फुलफिल हो रही है। फिर 17 को 7 से डिवाइड कीजिए आप, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3 शेष आ रहा है। ऐसे 7 3 21, 3 शेष, 7 4 28, 3 शेष हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है, 11 और 10 के बीच आने वाली कितनी संख्या है, तो हम 11 और 100 के बीच, सॉरी 11 और 100 के बीच, तो 10 को नहीं लेंगे, 17 के से आगे पढ़ेंगे हम। तो अब जिनकी मैथ नहीं है वो तो आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे 17 ऐसी 7 7 का अंतर लेकर के ना। देखो आप 17 में 7 जोड़ोगे 24 आएगा, फिर 7 जोड़ो 31, फिर 7 जोड़िए आप 38, ऐसे आएगा। आपने 100 तक ऐसे काउंट करना है। लेकिन जिनको मैथ थोड़ी बहुत आती है, जिन्होंने एपी पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि 100 से पहले अंतिम संख्या कौन सी होगी, लास्ट नंबर ना। तो 74 98 होता है, लेकिन 98 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 101, ये तो 100 से बाहर जा रहा है। फिर 63 91, ठीक है, और प्लस 3 करूँगी तो ये क्या आएगा 94। इसका मतलब 100 से पहले जो कि 7 से डिवाइड करें और 3 शेष देगा, ये कौन सी संख्या होगी, 94। अब मैं उनको लिख लेती हूँ। तो पहली संख्या जो 11 और 100 के बीच 10 थी, 10 तो 11 से पहले आता है, इसलिए 10 को लेंगे नहीं हम। तो नेक्स्ट क्या था हमारा 17 था, फिर नेक्स्ट क्या था 24, और उसके बाद 100 से पहले क्या आ रहा था, 94 आ रहा था। अब इसमें अगर मैं एपी लगाऊं, पहली संख्या क्या है, जिनके पास मैथ नहीं थी वो काउंट करके भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा काउंट। और जिनके पास है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है। पहली संख्या 17, और एक कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी इसमें, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 24 माइनस 17, यानी कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को। तो 24 में से 17 7 आएगा, वैसे 7 7 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें जो लास्ट संख्या है वो कितनी है, एल से डिनोट करते हैं इसको, 94। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इनको सब में यहाँ सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख दूँ तो मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है, क्योंकि कुल संभावित संख्याएं पूछी गई हैं। तो अभी एल की जगह पे हम 94 रख लेंगे, इक्वल टू ए कितना है आपके पास 17 प्लस n-1 इंटू डी कितने हैं 7। बस इसे सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखो इसे सॉल्व करिए आप। 94 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 17 प्लस का 7n और माइनस का 7 एकम 7। अब 17 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 10, 10 धन 7n इक्वल टू 94। 10 प्लस 7n, 10 प्लस 7n इक्वल टू 94। अब इसे सॉल्व करिए। 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 माइनस 10, तो 7n इक्वल टू 84, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 7, तो 12 होता है। तो n कितना आ गया, 12 आ गया। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसको वैसे काउंट करके भी कर सकते थे हम। अब यहाँ देखो जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है उसको मैं इस पार्ट में सॉल्व नहीं करा रही हूँ, जैसे 26 में। अब 27 ले रही हूँ मैं, सी बी और ए, इसको ऐसे लिख लेना, सी सी और ए, ये आपस में जोड़ के कितना आ रहा है, ए सी और डी। और डी की कंडीशन देखो, ए बी सी डी विभिन्न अंक हैं, सब अलग अलग डिजिट हैं बोला है, और डी क्या आना चाहिए 0। डी को 0 कब फाइंड आउट करेंगे हम, ए दोनों सेम है ना, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, तभी क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 10 होगा, और यहाँ पर डी क्या जाएगा 0 जाएगा। 5 5 10, यानी कि डी पहला है, फर्स्ट डिजिट को ले रहे हैं, तो
ये डी 0 कब होगा, जब हम ए को 5 करेंगे। तो इस तरीके से हम बाकी बी और सी को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 28 देखो, आप एक भर्ती प्रबंधक के रूप में एक मेहनती नवयुवक मयंक, जिसको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समस्या है, का साक्षात्कार ले रहे हैं। यदि आपकी कंपनी में रिक्त पद हैं तो आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है मैं उसे हर कीमत पर काम पर रखूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा है मैं उसे उत्पादन या वित्त की नौकरी पर रखूँगा, लेकिन विपणन की नौकरी के लिए नहीं सेलेक्ट करूँगा, जिसके लिए उसे अच्छे संवाद कौशल की आवश्यकता है, तो उसमें नहीं रखूँगा। लेकिन इसमें तो हमें ऐसा कोई डिस्कशन 28 क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि कौन से पद खाली है ना, तो बी भी मुझे नहीं लगता ये आंसर होगा। सी क्या गया, मैं उसे उसका संवाद कौशल सुधारने और पुनः वापस आने के लिए कहूँगा, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है इसमें, कौन सा, सी। और डी कह रहा है मैं उसे काम पर नहीं रखूँगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि सी होना चाहिए, सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 28 का सी। 29 में देखिए, अब दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक छोटी संख्या का आधा घटाया गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि दो संख्याएं कौन सी हैं, और फिर छोटी, पहले हम दो संख्याएं मान लेंगे। माना बड़ी संख्या x ले लेते हैं और छोटी संख्या y, यानी कि x y से क्या है, बड़ी है। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में या तो तुम आंसर से जा सकती हो ऊपर को, या फिर ऐसे x और y को मान लीजिएगा। ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ट्रिक से भी क्या होता है, ट्रिक को भी हमें याद करना पड़ता है, और एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि ट्रिक पूरे जितने भी लगाते हैं वो लगभग भूल ही जाते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ठीक है ट्रिक लगाना, लेकिन सब में नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए। दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक छोटी संख्या का आधा, यानी कि दो संख्याएं में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी उसने कहा छोटी संख्या का आधा। तो अब छोटी संख्या का आधा कितना हो जाएगा, y/2, क्योंकि y को हमने छोटी ले रखी है। आगे क्या बोला गया है, छोटी संख्या का आधा प्रत्येक में से, यानी कि x में से भी हमने छोटी संख्या के आधे को घटा दिया, और y में से भी, देखो y में से अगर मैं छोटी संख्या y का आधा घटाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, y/2 बन जाएगा। y में से y/2 को घटाऊंगी, और जिनको घटाना नहीं आता है एलसीएम ले लो 2, फिर 2 ले करके फिर यहाँ पर 2y - y, ठीक है, तो y/2 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, तो दोनों में से हमने छोटी संख्या का आधा घटाया, तो बड़ी वाली संख्या तो ये बन जाएगी आपकी, और छोटी संख्या ये बन जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या क्या थी, x थी, x में से मैंने छोटी संख्या का आधा घटाया, तो x - y/2। अब ये घट नहीं सकता है, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ भी मान लीजिए इसको। आगे कंडीशन क्या गई है, परिणामी संख्याओं में यदि बड़ी संख्या, ये है बड़ी संख्या पहली वाली, छोटी संख्या से 3 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का 3 गुना, बस इसे सॉल्व करना है। तो x - y/2 = 3y/2, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है। अब इसे सॉल्व करिए, क्या आ रहा था, x - y/2 = ये बड़ी संख्या थी, और छोटी संख्या क्या थी, y/2, क्योंकि y/2 को घटाने पर ये बड़ी और छोटी बन गए थे, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ एलसीएम लूँगी 2, तो 2 के x से 2x - y = 3y/2। अब आपने देखा ये कट गया है, तो हमारे पास क्या आया, 2x - y = 3y। तो क्या बचेगा, ये 2x को एक और y को एक और करते हैं, ये y आपका राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3y + y कितना हो जाएगा, 4y। अब मुझे x/y चाहिए, x और y का रेशियो, क्योंकि इसमें आंसर में रेशियो में ही पूछा गया है, तो 4 तो आपका राइट में ही रहेगा, और 2 जो लेफ्ट में है वो कहाँ चले जाएगा, राइट में। तो ये बचा कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2:1। रेशियो का मतलब अपॉन, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं आंसर यानी कि ऑप्शन से भी आपको समझाऊं। प्रत्येक छोटी संख्या, देखो एक संख्या, पहली बड़ी संख्या 2 है और छोटी संख्या 1 है, 1 का आधा क्या हो जाएगा, अब उसने कहा है छोटी संख्या का आधा प्रत्येक में से घटाएं। छोटी 1 है तो 1 का आधा 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, हमारी संख्या हम 2 और 1 ले रहे थे। तो अब घटाओगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये संख्या आ गया 3/2, और इक्वल टू ये संख्या 2 एलसीएम लो तो आ जाएगा 1/2। अब आप देखिए उसने कहा है कि परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या है, 3 गुना है। तो देखो ये 3/2 है, ये 1/2, जो दोनों इक्वल कब होंगे, जहाँ यहाँ पर
जब यहाँ पर हम 3 की गुणा कर देंगे तो ये 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक कराऊँ मैं, आप सोचोगे ये क्यों नहीं हो सकता है, वैसे तो ये करेक्ट है। तो अभी देखो इसमें बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या 1 है। अब छोटी संख्या का आधा करूँ तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को दोनों में से घटाना है तो 3 ऋण 1/2 और 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 इक्वल टू, उसके बाद ये हाफ हो जाएगा। अब ये बड़ी संख्या छोटी संख्या के इक्वल 3 से गुणा करके तो होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के इक्वल कब होगा, जब हम 3 से गुणा कर देंगे। ये तो 5 से गुणा करने, ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बी नहीं हो सकता। ऐसे सी बी ऑप्शन आप चेक कर लोगे। तो उसमें कौन सा करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, नीचे एक कथन और उसके बाद दो पूर्व अवधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर्निहित है। विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन प्रदान करें, और जो मिड डे मील है से बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे और अच्छे भोजन से वंचित बच्चे इन विद्यालय में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब केवल फर्स्ट है या, तो इसमें तो सी करेक्ट होगा, दोनों ही करेक्ट हैं कि मध्याह्न भोजन से बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे और अच्छे भोजन से वंचित जो बच्चे होंगे वो भी विद्यालय में आएंगे। ठीक है, 31 देखो, उसमें समझाने वाला कुछ था नहीं। 31 देखिए, निम्नलिखित तालिका किसी महीने में विभिन्न मदों में होने वाले औसत मासिक घरेलू जो खर्च है उसको दर्शाती है। भोजन के लिए 4500 रुपये, ऐसी किराया, शिक्षा, अन्य दिया हुआ है। अब यदि आंकड़ों को प्रतिशत दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो किराए का भाग बताइए। तो पहले तो इन सबको जोड़ लो, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ें अगर, तो 4500, 1800, 650 और 2400 है नहीं, तो उसको जोड़ के कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है ये 9350 रुपीज़। ठीक है, इन सबको जोड़ के। अब इसमें आपसे पूछा गया है दंड चित्र, दंड चित्र कौन सा है, पर दर्शा करके, और किराए का भाग, किराया कौन सा, ये है, यानी कि किराया में जा रहा है मेरा 1800, और ये टोटल का कितने प्रतिशत है, आंकड़ों को प्रतिशत में बताना है आपने। तो 1800 किराए में जा रहा है गुणा 100% अपॉन टोटल हमारा जो खर्चा है वो है 9350। फिर से एक बार और समझाती हूँ क्वेश्चन को। ये कहा गया है विभिन्न मदों में होने वाले औसत मासिक घरेलू खर्च को दर्शाया है। भोजन में हमारा 4500 खर्च हो रहा है, किराए में 1800, शिक्षा में 650, अन्य में 2400। आंकड़ों को प्रतिशत दंड चित्र द्वारा दर्शाया जाए, यानी कि हमने दंड आरेख बनाना है, उसके बाद किराए का भाग बताना है। तो किराया कितना प्रतिशत हमारा खर्च हो रहा है, वैसे किराया कितना हो रहा है 1800। अभी हमने कितने में से 1800 हो रहा है, टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हमने जोड़ा था, अभी कितना आ रहा था 9350, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100%। बस इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। तो ये 0 कट गया है, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, फिर ये कटेगा आपका 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, और फिर 35, 5 ते 35। तो ये आएगा तुम्हारा 1800 गुणा 2 है, तो इसको मैं कर देती हूँ डायरेक्टली, 18 दूनी 36, 3600/187। ठीक है, अब देखो ये 4 है ना, एक का डिवाइड करोगे तुम लगभग 3 आ रहा है, तो ये तो 4 तो आ नहीं सकता है, 6 भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर 2 आ सकता है क्या, चेक करो, यानी कि इसको 2 से गुणा करो, लगभग 360 आ रहा, नहीं आ रहा है, 2 से 14, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये तो आ रहा है 374, 360 तो आ नहीं रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में डिवाइड करें तो सीधे ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं 19.25। फिर से समझा रही हूँ मैं, ये आ रहा था हमारा 3600/187, जिसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो एक बार डिवाइड करके भी आपका डायरेक्टली आ सकता है। तो 4 वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, 6 वाला भी इनकरेक्ट होगा, और 2 वाला भी, क्योंकि मैंने अभी इसको 2 से गुणा करा तो ये 360 से ऊपर आ रहा है, तो 2 बार तो डिवाइड हो नहीं सकता है पहली बार में, तो ये 19.25 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फ्रॉम द फोर आंसर फिगर्स चूज द वन विच विल कंटिन्यू द फॉलोइंग फिगर्स।
यानी कि पहले में एक है, फिर ऊपर है, फिर नीचे आ गया, फिर दोनों डायरेक्शन में आ गया, फिर ऊपर आ गया, अब दोनों नीचे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका हिंदी वर्जन ले लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित जानकारी के अनुसार आधार पर बताएं कि कितनी लड़कियाँ लंबी हैं। अब इस क्वेश्चन में ना हम चेक कर रहे हैं, देखो जैसे बच्चे हैं, फिर औसत है, कद, छोटा, लंबा, कुल दे रखा है। लड़कियां कुल कितनी है? 64 हैं, कुल लड़कियां 64। अब इसने कहा आधे बच्चे या तो लंबे हैं या छोटे हैं। अभी तो हमें ये पता नहीं है कि बच्चे टोटल कितने हैं। तो 40% बच्चे लड़कियां हैं। तो अभी 64 है ना, कुल का 64, 60 यानी कुल मान लीजिए हमारा एक्स बच्चे हैं, एक्स का 40% यानी कि 40/100 बराबर 64, क्योंकि इसने कहा है 40% बच्चे लड़कियां हैं। तो इसको सॉल्व करिए अभी आप। तो ये जो x आएगा वो कितना आएगा? 64 मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में 4 है वो डिवाइड में। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24, यानी कि 16 10 की गुणा होगी 160। तो हमें ये पता चल गया है कि x 160, x हमने कुल बच्चे माने थे क्योंकि कुल बच्चों का 40% लड़कियां बता रहे हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हमें ये नहीं पता आधे बच्चे या तो लंबे हैं या छोटे हैं, यानी कि 80, 160 का आधा कर लो 80 बच्चे या तो लंबे हैं या छोटे हैं। ठीक हो गया। फिर 1/3 लड़के औसत कद के हैं, और हमारे पास 160 कुल बच्चे थे और इसमें से हमारे 64 तो लड़कियां आ गई। अब घटाइए इसको, 96 हमारे पास बॉयज हैं। अब 1/3 लड़के औसत कद के हैं, तो 96 का 1/3 मान लो मैं, यानी कि 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 बच्चे हमारे जो हैं वो क्या हैं? औसत कद के हैं। अब हाफ बच्चे या तो वो लंबे हैं या छोटे हैं, या हाफ का मतलब हाफ बच्चे, हाफ कितने? 160 का हाफ कितना जाएगा? 80। तो उसमें देखो अब औसत लड़के ये पता नहीं चलेगा, औसत लड़कियां, यानी कि औसत लड़कियां कितनी हैं हमारे पास? औसत टोटल बच्चे का है, यानी कि 1/3 औसत हैं। तो लड़के तो चलो हमें पता चल जा रहा है औसत हैं। फिर लड़कियां कितनी हैं लड़कियां? यहाँ तो लड़कों को इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि 1/3 आपके क्या हैं? औसत लड़के हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं बोला है। तो लड़कियां फिर इसमें फिल नहीं कर पाएंगी कितनी लड़कियां हमारी औसत होंगी करके। फिर कुल कितने बच्चे औसत होंगे ये भी हमें नहीं पता चल गया पाएगा। उसके बाद लड़के जो छोटे हैं, ये कहा है आधे बच्चे, बच्चे में कौन से बच्चे, लड़के या लड़की, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये जानकारी क्या हमारी ज्ञात नहीं की जा सकती है, यानी कि पूरे टेबल को हम यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो 34, नीचे दिए गए दंड आलेख के आधार पर बताइए कि 1960 और 90 पर तक चित्रपट थिएटरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब 1960 का देखो ये है आंकड़ा, और दूसरा क्या पूछा? 1990 का ये है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालना हो, मान लो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल, मान लो 10 से हो गया 30, ठीक है, तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई? घटा दीजिए इसको। ठीक है, तो 20 की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 बट्टे किस में वृद्धि हुई थी? 10 में हुई थी। बेस क्या था? 10, तो बस 10 दूनी 20 यानी कि 200%। ऐसे यहाँ पर भी ये बोला गया है 1960 और 1990 का हमें क्या निकालना है? प्रतिशत की वृद्धि। तो पहले तो 1990 में कितना हो गया? 26,000, 1960 में सिर्फ 2500 था। इनका अंतर निकालो आप, यानी कि 26,000 में से 2500 को घटा दीजिए, तो घटाने पे ये आएगा आपका यानी कि ये आएगा 23,500, ये आप घटा लोगे। अब ये वृद्धि होगी आपकी, और ये वृद्धि कितने है? 23,500 गुणा 100, मैंने कहा 100 से गुणा करना है, प्रतिशत निकालना है हमें। किस में वृद्धि हुई है? 2500 में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2500 से डिवाइड, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2500 ऊपर वाले को भाग कीजिए आप। तो अगर डायरेक्ट नहीं आता तो 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 5 25 और 5 को 20, बचा कितना? 3 5 7 35 और बचा 2 जीरो ना, फिर 5 से काटिए और पनम 45 हो रहा है, पनम 45 और 47 में से 45 2 आएगा, 5 को 20 और 0, यानी कि ये आ रहा है आपका 940%, ये आपकी वृद्धि होगी। तब भी जब भी वृद्धि निकालना होगा तो कितना इंक्रीज हुआ? गुणा 100%,
और अपॉन में जितने में वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ पर 2500 में वृद्धि हुई थी तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा लंबा टाइम लेगा ये भी। तो अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे पहला क्या है, इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं, नेक्स्ट में भी वही रिलेशन होगा। क्या है, एन है, एम है और के है। तो अब देखिए एल के बाद एन कब आ रहा है, एल के बाद एम एन यानी कि प्लस का 2 करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ यानी कि एम से ये पहले आता है, कौन, ओ से पहले एम आ रहा है। कब आ रहा है, पहले एम के बाद एन ओ यानी कि -2 करके आ रहा है। और उसके बाद के भी पहले आता है, के के बाद एल एम होता है, तो ये भी क्या आ रहा है, -2 करके आ रहा है। इसका मतलब पहले प्लस फिर -2 -2 +2 -2 -2, ये रिलेशन इसका बन रहा है। तो पी के आई, पी के बाद +2 है ना, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आर आ जाएगा। और के से पहले आई जे के होता ना, तो आई जे के आई आ जाएगा। और आई से पहले क्या आएगा, जी एच आई जी, तो आर आई जी। कौन सा करेक्ट है वो चेक कर लो आप, आर आई जी, सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ए बी सी डी आप 1 मिनट में लिख लीजिए पहले, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। उसके बाद जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिया है वैसे वैसे करते आओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर, दायां मतलब आपका जो राइट हैंड साइड है उससे पीछे को आइए आप, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, दाएं से 21वां, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21वें नंबर पर दाएं से कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है। उसके बाद आपको क्या है, बाएं से 16वें नंबर है, यानी कि बाएं हाथ से आपको राइट की ओर को जाना है, ये है बाएं से। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 नंबर पर पी आ रहा है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, इनके बीच में कौन सा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में, जस्ट बीच में देखो। अब ये टोटल कितने हैं वो काउंट करिए आप, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो बीच में कौन सा पड़ेगा आपका, 5वां। देखो लेफ्ट में भी इसके 4 हैं और राइट में भी कितने हैं, 4 हैं। जैसे माध्यिका में होता है ना, 9 है तो 9 धन 1/2 यानी कि 10/2, 5वां ना, तो 5वां यानी कि के इसका मिडिल में पड़ेगा, तो के करेक्ट है आपका, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो 38 में क्या है, इम्पेरिसिबल में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उसी क्रम है। वैसे ये भी मतलब काफ़ी माइंड लगता है इसमें भी, लेकिन फिर भी आप देखो आई के बाद है एम, मतलब जैसे आई है ना, आई से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अल्फ़ाबेटिकली आगे पढ़ते जाओ और इसमें देखना कि कौन सा आ रहा है। जैसे मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, आई के बाद क्या आएगा, जे आना है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि आई वाले में कोई भी नहीं मिला है हमें। फिर उसके बाद जैसे देखो मैंने सॉल्व करके रखा है, पी के बाद चेक करती हूँ मैं, पी क्यू आर, पी ई आर है और पी और आर के बीच में एक लेटर आ रहा है, तो वैसे पी और आर ओरिजिनल में भी क्यू आता है, तो एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, और फिर मैंने लिखा है ई के बाद आगे चेक करो, ई के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच, देखो यहाँ पर है ई आर आई एस एच, यानी कि ई के बाद एफ जी, ई के बाद क्या क्या लिखे हैं मैंने, ई आर आई एस आर आई है, ई के बाद एफ जी एच, यहाँ तो चलो नहीं आ रहा है। और उसके बाद देखो अगला क्या आएगा, जी एच, ये नहीं आ रहा है। फिर हम अगला चेक करते हैं, ई के बाद फिर जो एल आ रहा है ना, उनके बीच में क्या क्या दिए हैं,
ERISHAB, ठीक है। ई के बाद देखो पढ़ो FGHIJK और L, कितने लेटर हैं चेक करो। ये आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ई के बाद यानी कि जब एल आएगा बीच में कितने हैं, 6 लेटर हैं, और ओरिजिनल में भी 6 ही है। तो एक तो ये मिल गया हमें, 2 हो गया। फिर तीसरा देखो, अगर मैं उल्टा पढ़ूँ ना, ठीक है, और उल्टा मतलब एल से देखो, एल मैं एल को ले रही हूँ, और एल से पहले आ जाओ आप। ये आ जाएगा तुम्हारा एल है, फिर बी है, ए है, एच है, और फिर एस है, और उसके बाद आई है और आर है। एल के बाद पढ़िए आप, एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर। यहाँ भी करेक्ट हो रहा है ना, तो उसका मतलब कितने आ गए ऐसे, 3, और मैक्सिमम भी 3 ही है इसमें, ठीक है। इतने हमने छांट ली। अब देखो, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित संख्याओं को नीचे दी गई प्रतीकों के साथ कूटित किया गया है। तो 1 को जैसे ये @ 2 को हैच, और 3 को ये सिंबल दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, कूट भाषा में इसको देखो, एंड और परसेंट दिस और प्लस, ये 3 ले लिया, और फिर ये प्लस है, और फिर ये, और इन सिंबलों को हमने, जो भी इनका कूट लैंग्वेज है उसको हमने रख करके जोड़ लिया। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंड है, नहीं एंड नहीं, हाँ एंड है ना, एंड के लिए हमारा क्या है 6, परसेंट के लिए 4, ये हमने चेक करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट है आपका, इसके लिए हमारा 3 है, हाँ, और ये माइंड में नहीं आ रहा है ये सिंबल कौन सा है। अब यहाँ पे देखो प्लस का कौन सा, 9 है, 9, और ये आपका है एंड के लिए भी 5, और फिर इंसर्ट है जो, उसके बाद इसके लिए हमारा 2। अब इनको प्लस कर दीजिए आप, तो क्या आ रहा है प्लस करके, 5 और 9 और 6 और 9 कितना होता है, 15। उसके बाद आप देखो 1 को @ फिर 5 को क्या है, ये वाला सिंबल है, 9 को प्लस, और फिर 5 को ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है इसमें, ये बी वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त 1988। यहाँ बुधवार था, कौन सा बार था, वेडनेसडे। अब आपको बोला गया है 15 यानी कि 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, तो अगले साल यानी कि 1989। और आपको पता है जब भी दिन इक्वल हो, मंथ इक्वल हो, तो यहाँ पर तो माइनस करके कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, यहाँ हमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 88 और 89 में कितने का अंतर आ रहा है, 1, सिर्फ एक ही का अंतर आ रहा है, और इसको आपने क्या कर देना है, जो बुध है उसमें जोड़ देना है। तो बुध से एक आगे पढ़ो, कौन सा दिन आएगा, बृहस्पति, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर आपको ऐसा बोला गया होता कि 15 अगस्त 1988 बोला होता, और हमसे पूछा होता कि 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा, तो अभी अंतर देखो, ये तो दोनों सेम है, ये भी सेम है, अंतर करके 0 आएगा, माइनस करके यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 2। फिर हमें अगर ज़्यादा गैप होगा सालों में, तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ तो लीप ईयर कुछ नहीं है। अब बुध से 2 आगे पढ़ लीजिए, बृहस्पति शुक्र। फिर यहाँ पर अगर 1990 में पूछा गया होता तो शुक्र होता, ऐसे 91 में पूछा होता तो 3 का अंतर आता, शनिवार होता। फिर 92 में पूछा होता, फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा लीप ईयर कितने हैं, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको दूंगी। अगला देखो 41 में, यदि किसी निश्चित कूट में बेग को यानी कि BAKE ऐसे लिख करके चेक कर लेना, बी को 5 का है, और ए को 7, के को 9 और ई को 6, और फायर को 3 1 4 6, एफ को 3। तो कूट भाषा में एफ को क्या लिया है 3, ई को क्या लिया है ई को 6, उसके बाद ए के लिए क्या है 7, ए के लिए क्या है 7, ऐसे चेक कर लोगे, और आर के लिए क्या है, तीसरे नंबर पर आर है ना यहाँ, और 4। तो 3 6 7 4, 3 6 7 4, डी करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 में आपको क्या बोला गया है, ये जो FABCDEF ये दिए हैं, यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 है, तो ए और बी
ए भाग तब बी भाग में मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है। तो ए और बी में छात्रों की संख्या पूछेगी। तो ये भी सिंपल है, ए प्लस बी करिए आप। ए प्लस बी में छात्र कितने हैं, 20 और 12%, तो कितना हो जाएगा, 20 और 12 32%। ठीक है छात्र। अब कुल 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 कितने हैं, 3000 छात्र हैं। तो ये मतलब जो 32% है ये कुल का कितना है, तो 32% का मतलब 100 अपॉन में और गुणा कुल कितने हैं छात्र संख्या 3000। बस इसे सॉल्व कर लो आप। और 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 1 0, 960। यानी कि 3000 का 32% कितना आएगा, 960। अगर आपको यहाँ पर डी पूछा होता, डी का, तो डी कितना है, 22% है। 22% का मतलब 22/100 किसका, कुल का। कुल कितने हैं, 3000। बस ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। आगे देखिए 256 की कूट भाषा में यू आर वेरी गुड और 637, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, पहले और दूसरे इन दोनों में ना कॉमन क्या है, 6। और फिर यहाँ जो इंग्लिश लेटर हैं, वर्ड हैं, इनमें भी कॉमन चेक करो तो क्या है, आर। इसका मतलब 6 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। फिर वहाँ पर देखो अब 637 और 358 दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। और दोनों में जो इंग्लिश के वर्ड हैं उसमें देखो कॉमन क्या है, वी आर बेड और बेड है ना, BAD। तो 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेड को। ठीक है। उसके बाद देखिए अब फर्स्ट और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है, जो डिजिट है उसमें 5 कॉमन आ रहा है। और 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू आर गुड और गुड को ना, गुड। तो उसका मतलब हमसे पूछा एंड किसको करेगा, तो देखो यहाँ पर गुड को भी हमें पता चल गया 5 कर रहा है, और बेड को भी हमें पता चल गया कौन कर रहा है, 3। तो एंड किसको करेगा, ये है एंड की कूट भाषा। तो यहाँ पर देखो ये, इसको देखिए 3 भी हमारा हो चुका है, 5 भी हो चुका है, तो एंड किसको करेगा, 8 को। समझ में आया। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बेड को, और गुड यानी कि 5 गुड हो जाएगा, तो 8 क्या है, एंड। ठीक है। तो एंड के लिए क्या है आपका, 8 है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो 44 में लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब इनमें रिलेशन चेक करते हैं। देखो अपोजिट रिलेशन क्या आ रहा है, 1 × 3 + 1 4 आ रहा है, सही है। और 5 का देखो 5 × 3 5 × 15 और धन 1, 5 × 15 धन 1, ठीक है, 16 आ रहा है। फिर देखो यहाँ 22 × 66 और 1 67, ये भी ठीक है। अब इसका मतलब 3 × 9 9 और 1 10। ये आपने रिलेशन सबसे पहले हमने चेक करना है। जैसे यहाँ 1 और 4 में क्या रिलेशन था, 1 × 3 और धन 1, फिर 5 × 15 धन 1, 22 × 66 धन 1। इसका मतलब 3 × 9 धन 1 10 करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जब भी हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखना होता है, और आपको बहुत ही क्रिटिकल जैसे ये भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो एलसीएम लेने से बेटर होता है कि आप एक जैसे 2/3 है उसको पॉइंट में लगभग कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लो। जैसे 3 × 18 0.6, अगर एक ही डिजिट तक भी निकालोगे तो भी चलेगा। देखते हैं, ऐसी 4/5 है, तो 5 × 40 0.8। इन दोनों में हमें पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है करके। जैसे 3/8 है, तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, लगभग 8 × 3 = 24। ऐसे 1/2, तो 2 × 5 = 10 0.5। अब हमें कौन से घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले 4/5 आएगा, पहला नंबर इसका है। और दूसरा नंबर किसका है, 2/3 का। और तीसरा नंबर किसका आएगा आपका, इसका आएगा 1/2 का। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर। और लास्ट है 3/8। ठीक है, तो बस इसे अरेंज कर लीजिए। 4/5 का इसमें दिखाई दे रहा है आपको, 4/5 2/3 1/2 और ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो लगभग ऐसे ही आप करिएगा, डिवाइड कर करके पॉइंट में फर्स्ट डिजिट तक ही रखना आप, उसके बाद आ जाएगा। अब देखो बी सी और जी में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, बी के बाद +1 करके आ रहा है ना सी, और सी के बाद DEFG प्लस का 4 करके आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप ये भी चेक करो, GH और L में क्या रिलेशन है, +1 करके आ रहा है। एच के बाद IJKL +4, इसका मतलब यही रिलेशन अगले वाले में भी होगा। L के बाद M, ठीक है, +1 करके आ रहा है। M के बाद +4 करिए,
M के बाद NOPQ, इसका मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे, Q आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47 में हमसे क्या कहा है, दो गोल हैं जिनकी त्रिज्या स्फीयर है, इनकी रेडियस क्या दिया है, R1/R2 इक्वल टू 1/2। हमें आयतन का अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्ट आप ट्रिक भी लगा सकते हो, आयतन जब भी पूछे R1 का क्यूब अपन R2 का क्यूब कर दो। नहीं तो गोले का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि दो गोले हैं, एक की त्रिज्या R1 दूसरे की R2 और उनका आयतन का अनुपात पूछा गया है, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखो पूरे कट गए और आंसर क्या बचा आपका, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब मैंने कहा रेशियो में कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, 1x 2x ऐसे ले सकते हो या डायरेक्टली आप 1 और 2 को ले कर भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑप्शन से आप करेक्ट कर सकते हो। तो 1 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 की 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 2 की 3 बार, 2 3 6 मत कर देना, 2 की 3 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। ठीक है, और अगर इसको डायरेक्टली भी आप आयतन जब भी पूछे तो 1 की पावर 3 बट्टे 2 की पावर 3। ठीक है, तो 1/8। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, दो वृत्तों की त्रिज्या, वृत्त होता क्या अनुपात 1/2 है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता, तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है। तो उसका मतलब जब भी क्षेत्रफल का पूछेगा तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, आयतन का पूछेगा तो क्यूब कर लेना। ठीक है, तो 1/4, ये आपका करेक्ट है। अगला देखो 48 में, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार से समान हैं और एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा एक उन समूह का सदस्य नहीं है। तो देखो हिरन, गीदड़, घोड़ा, जिराफ। अब इनमें क्या रिलेशन आप चेक करो, जिराफ, इसमें गीदड़ अलग होगा क्योंकि ये मांसाहारी है, बाकी सभी क्या हैं, शाकाहारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 49 में क्या है, नीचे दिए गए एक घन की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। जिससे 4 है ना, इसमें 4 घन दिए हैं, तो जिसके विपरीत पूछा गया है, पहले आप लगाइए वो जिस घन में 4 आ रहा है वो किस किस से एसोसिएट है वो चेक। जैसे 4 यहाँ देखो दूसरे वाले में है, 4 के साथ यहाँ 3 और 5 आया है, यहाँ पर भी 4 है, 4 के साथ क्या है 2 और 3, 3 तो हमने ले लिया। इसका मतलब 4 के अपोजिट में 3, 2 और 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है, इनमें ही हमने इन्हीं में से चेक करना है। तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर से एक बात समझो, 4 जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 किस किस से एसोसिएट नहीं हो सकता, वो लिख लेंगे हम 3, 5। ठीक है, और यहाँ क्या है 2 और 3, तो 2 ले लो। तो इसके अलावा और 4 के साथ 1 आ सकता है। ठीक है, तो 1 इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ABC के लिए दिए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणाम दिए गए हैं। तो बी से संबद्ध अवयवों की संख्या, पहले तो हम निकालते हैं टोटल कितने हैं इसमें। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 बार हैं, तो 15 दूनी 30, टोटल तो 30 है। और बी कितने बार आया है, बी को काउंट करिए आप, 1 2 3 और फिर 4 5, 5 ही बार आया है, और एक ये है 6, यानी कि 6। इसको हमने क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, 20%। कुछ नहीं करना है, पहले ABCD को पूरे को काउंट करोगे, दोनों जो रो हैं इसमें मिला करके कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। फिर हमने बी को काउंट करना है, क्योंकि उसने बोला है इस प्रतिदर्श में वर्ग बी के संबद्ध अवयवों का प्रतिशत। तो बी कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6, फिर गुणा 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो ये ए के बारे में पूछता तो ए कितने बार आया है उसको ऊपर लिख लेते, और अपॉन में 30 गुणा 100। ठीक है, नीचे देखिए अगला 51 में कितने वर्ग की संख्या, तो वर्ग निकालना है तो काउंट कर लेना, आपका 17 आएगा इसमें वर्ग। ठीक है, एक एक करके। उसके बाद देखो
52 एक और करते हैं, फिर हम एंड करते हैं आज के लिए। एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते समय हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये इसका स्कूल है, और पर उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं। वह अपने स्कूल कैसे पहुंचेगा? ये मान लो बच्चे का घर है। ये देखिए, उसने कहा है वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। मान लो एक कदम आगे बढ़ाएगा तो 2 कदम पीछे आ रहा है वो, फिर एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर से 2 कदम पीछे आ रहा है। ठीक है, तो 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं। तो अपने स्कूल कैसे जाएगा? मान लो ये स्कूल है, ये स्कूल तो फिर कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आगे कम जा रहा है स्कूल की ओर को कम जा रहा है, और पीछे घर की ओर को ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसको कैसे चलना पड़ेगा? ये मान लो ये घर है, और इस घर की तरफ मुँह करके जहाँ को ज़्यादा चल रहा है ना वो, जैसे मान लो अगर ये स्कूल होगा इसका, और ये घर होगा, तो स्कूल की ओर, अब कह रहा है स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ता है। मान लो ये घर है, तो अगर यहाँ को एक कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे, यानी कि स्कूल की ओर को एक कदम जाएगा, तो 2 कदम घर की ओर को, यानी कि तब ये कहाँ पहुँचेगा? स्कूल, यानी कि घर की ओर को मुँह करके चलना पड़ेगा। फिर से समझते हैं इसको। घर, ये बच्चे का क्या है? घर है, और ये स्कूल है। इसका मतलब इसे घर की ओर मुंह करना पड़ेगा और तब चलना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा? जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? कि उसे 2 कदम पीछे की ओर, स्कूल जाते समय, मान लो ये स्कूल है, यहाँ को एक कदम हो जाएगा, तो 2 कदम क्या करेगा वो? पीछे की ओर। अब एक कदम कैसे जाएगा? घर की ओर मुंह करेगा, तो एक कदम यहाँ, तो 2 कदम यहाँ पीछे को जाएगा, तभी स्कूल जल्दी पहुंचेगा। घर ये है, घर की ओर मुंह करके ये चलेगा, तो क्या करेगा वो? मतलब आगे स्टेप होगा ना, इधर को बढ़ेगा, तब वो 2 कदम स्कूल की ओर को जाएगा। ये है इसका स्कूल, तो इसका सी करेक्ट होना चाहिए। फिर भी आप देख लो, अब बाकी तो हो नहीं सकता। छाता लेकर साइकिल द्वारा स्कूल की ओर मुंह करके, तो वो अगर बच्चा यहाँ स्कूल है, स्कूल ये घर है, स्कूल की ओर मुंह करके जाएगा, तो मान लो एक ही कदम, तो 2 कदम वो घर की ओर को आ रहा है। इसका मतलब घर की ओर मुंह करके वो जाएगा, तो एक कदम इधर इस साइड को बढ़ेगा, तो 2 कदम स्कूल की ओर को बढ़ेगा वो। ठीक है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।